से कम होती है। वेराज अगर बात की जाए फ्यूजन रिएक्शन की, तो यहाँ पे दो लाइटर एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और यहाँ से फॉर्म होती है आपका एक हैवी एलिमेंट। और इस केस में जो आपकी एनर्जी जनरेट होती है वो ट्मेंडस होती है। इसके लिए मैं आपको उदाहरण दूंगा। जनरली जो आपकी फ्यूजन रिएक्शन है वो आपको स्टार्स के केस में देखने को मिलती है। इसके अलावा फ्यूजन रिएक्शन का एक बेनिफिट ये भी है कि फ्यूजन रिएक्शन में आपका जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो कम प्रोड्यूस होता है। इसके बाद हमने बात की थी इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, जहां पे मैंने आपको ये बताया था कि इंडिया अभी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स को यूज कर रहा है और इसके बाद हम शिफ्ट कर चुके हैं अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स पे और भविष्य में हम थोरियम रिएक्टर्स पे जाने वाले हैं। और इन्हीं को कहा जाता है 3 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। यहाँ पे हम थोरियम रिएक्टर्स को इसलिए यूज करना चाहते हैं क्योंकि इंडिया में नेचुरली 1 से 2% ग्लोबल यूरेनियम रिजर्व्स मिलते हैं। लेकिन अगर बात की जाए थोरियम के रिजर्व की, तो इंडिया में जो मोनजाइट सैंड है जो केरला के कोस्ट में मिलती है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व है आपके थोरियम के। अब ये तो बात हुई कल के वीडियो के रिवीजन की। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, जहां पे हम जानते हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स की भारत के लिए। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि एक ब्रीडिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जहां पे आप फ्यूल को कम यूज करते हैं बल्कि फ्यूल ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं अगले रिएक्टर्स के लिए। मतलब जो आपका सरप्लस फ्यूल है उसे आप दूसरे रिएक्टर्स में भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ये आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है और इसमें हम 100 यूनिट्स ऑफ फ्यूल को यूज करें, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 130 यूनिट्स ऑफ फ्यूल को जनरेट करेगा, जिसकी वजह से आप यहां से सरप्लस यूनिट को यूज कर सकते हैं दूसरे रिएक्टर में। इसी वजह से ये भविष्य में भारत की एनर्जी नीड को फुलफिल करने में कारगर साबित हो सकता है। इसके अलावा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो ये ऑपरेट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से जो इनका थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी है वो ग्रेटर है। इसकी वजह से ये कम पोल्यूट करते हैं आपके एनवायरनमेंट को और इसलिए हमें इन्हें यूज करना बेनिफिशियल रहता है। अब ये जो एनर्जी जनरेट करते हैं वो इक्विवेलेंट है कई थर्मल पावर प्लांट की एनर्जी से, जिसकी वजह से ये कन्वेंशनल थर्मल पावर प्लांट से ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे वेस्ट जनरेट होता है, तो ये वेस्ट आमतौर पे जो आप न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स लगाते हैं उससे 200 टाइम कम वेस्ट जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से इनके वेस्ट मैनेजमेंट की भी इतना बड़ा इशू नहीं होता। आइए अब बात करते हैं स्टेज 3 की, जहां पे हम थोरियम को यूज करते हैं एज अ फ्यूल। ये आपके स्टेज 3 है और इसमें हम आइसोटोप यूज करते हैं थोरियम का 232। इसके साथ हम यूरेनियम 233 को भी इसमें मिक्स करते हैं। अमूमन ये जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं ये सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं। यहाँ पे आप थोरियम 232 को एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं, बट ये जो आपका न्यूट्रॉन है ये मॉडरेट किस्म का न्यूट्रॉन होता है। देखिए कल हमने पढ़े थे फास्ट और स्लो न्यूट्रॉन, अब यहाँ पे इनके इंटरमीडिएट एक न्यूट्रॉन होता है जिसे हम कहते हैं मॉडरेटेड न्यूट्रॉन। अब जब हम इसे मॉडरेटेड न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम 233 में, और जिसके बाद आप एक फर्टाइल मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं एक फिशल मटेरियल में, और यहां से शुरुआत होती है आपके न्यूक्लियर रिएक्शन की, जिससे बहुत सी हीट जनरेट होती है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हम थोरियम को एज अ फ्यूल क्यों यूज करते हैं, बिकॉज थोरियम जो आपका रिएक्ट करता है वो हैवियर मेटल को जनरेट नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर यूरेनियम 238 या प्लूटोनियम 239 हो यहाँ पे, तो ये ब्रीडर्स इनको झेल नहीं सकते और इस वजह से हम थोरियम का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। आइए एक बार जान लेते हैं कि क्या है ये 3 स्टेज प्रोग्राम। स्टेज 1 में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स को यूज करते हैं, जहां पे अगर इनकी जो जनरेशन कैपेसिटी है 10 गीगावाट पहुंच जाए तो हम स्विच कर जाते हैं स्टेज 2 पे। अब ये जो स्टेज 2 है यहाँ पर आप यूज करते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब जब यहाँ पे आपकी पावर जनरेशन कैपेसिटी 50 गीगावाट पहुंच जाती है तो हम स्विच कर जाते हैं स्टेज 3 पे, और यहाँ पे हम यूज करते हैं थोरियम को। इसमें हम यूरेनियम को यूज करते हैं और इसमें हम प्लूटोनियम को यूज करते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो स्टेज 1 का रिसोर्सेज है यानी कि बाय प्रोडक्ट्स है उनको हम यूज करते हैं स्टेज 2 में। अब जब 10 गीगावाट आपकी एनर्जी कैपेसिटी पहुंच जाती है तो आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी जनरेट कर चुके हैं जो कि सपोर्ट कर सके आपकी स्टेज 2 को। उसके बाद जब आप स्टेज 2 में 50 गीगावाट पे पहुंचेंगे तो आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी जनरेट कर चुके हैं जो सपोर्ट करेगी आपकी स्टेज 3 को। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में स्टेज अटेन होगी 2050 में, जब हमारे इंडिया में हम खुद के थोरियम रिजर्व को भी यूज कर पाएंगे। आइए अब जानते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोसेस। देखिए जो यूरेनियम है ये कई आइसोटोप में मिलता है, जैसे 233, 235 या 238। अब इनमें से जो आपका 238 है ये सबसे ज्यादा मिलता है, ऑलमोस्ट 99.2%। इसके बाद जो रिमेनिंग रह गया उसमें से सबसे ज्यादा मिलता है यूरेनियम 235 और सबसे लीस्ट मिलता है आपका यूरेनियम 233। अब यहाँ पे हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूल है यानी यूरेनियम 235 इसकी परसेंटेज को इंक्रीज कर सके आइसोटोप में, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है यूरेनियम एनरिचमेंट। अमूमन ये 3 स्टेजेस में हो सकता है। देखिए पहली स्टेज में तो आपका नेचुरल यूरेनियम है जिसकी कंसंट्रेशन है ऑलमोस्ट 0.7% इन द नेचर। इसके बाद हम इसकी लो एनरिचमेंट करते हैं जिसमें हम इसकी परसेंटेज को इनहांस कर देते हैं 5% तक। इसके बाद हाई एनरिचमेंट में हम इसकी परसेंटेज को फर्दर इंक्रीज कर देते हैं 20% तक, और ये जो आपकी कैटेगरी 2 और 3 है मतलब लो एनरिच और हाई एनरिच, इन दोनों को ही हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज करते हैं। वेराज बात की जाए 4th स्टेज की, तो यहाँ पे हम इन्रिचमेंट कर देते हैं ऑलमोस्ट 90%, और यह है आपका वेपन ग्रेड जिसे हम बॉम्ब बनाने में यूज करते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यूरेनियम इनरिचमेंट हम दोनों पर्पसेस के लिए करते हैं, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या मिलिट्री यूज हो। अब दुनिया में सभी देश इसको ना अचीव करें या ना परफॉर्म करें तो इसके लिए एक एजेंसी बनाई गई जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका काम यह है कि ये मॉनिटर करती है और कंट्रोल करती है इनरिच यूरेनियम की सप्लाई को। अब इसे कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है ताकि एंटी सोशल एलिमेंट्स के हाथ में ये टेक्नोलॉजी ना लगे और कहीं ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए। इसके अलावा ये जो आपकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ये इंश्योर करती है कि जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी की जनरेशन है वो सेफ रहे और इन्हें हम वेपन्स बनाने में इस्तेमाल ना करें। मतलब जो ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ये उन देशों में ना पहुंचे जिनके पास पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। आइए अब बात करते हैं वर्ल्ड की पहली फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन के बारे में, जो एक शिप के ऊपर लोकेटेड है। अब ये जो शिप है इसे बिल्ड किया था आपके रशिया ने। इसे लॉन्च किया था रशिया ने सितंबर 14 को 2019 में। ये फुल्ली ऑपरेशनल है सिंस 19 दिसंबर 2019। इसको प्लेस किया गया है चुकटॉक रीजन जो कि रशिया के आसपास
इसको डेवलप किया था रशिया की स्टेट ओन्ड न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन ने, जिसका नाम है रोसेटोम। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, इस शिप का नाम है एकेडमिक लोमोनोसोव। अब यहाँ पे आपके जानने लायक कुछ चीजें हैं। देखिए, इस शिप को प्लेस किया गया था चुकटॉक रीजन में। अब यहाँ पे इसके आसपास लगता है आपका साइबेरिया वाला पार्ट। अब क्योंकि यहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा मिलती है, तो यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी काम नहीं कर सकते। वेराज अगर हम फॉसिल फ्यूल का यूज करें तो वहां पे भी एक प्रॉब्लम ये है कि इस एरिया में पोल्यूशन ज्यादा हुआ तो यहाँ से आइस मेल्ट कर जाएगी, और जो कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए ठीक नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर न्यूक्लियर स्टेशन लगाते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो आपकी आइस मेल्ट हो रही है, तो उसके कारण कभी भी यहाँ पर कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो सकता है रिगार्डिंग रिलीज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। इस वजह से इन एरियाज में इस तरह के प्रोजेक्ट कारगर नहीं थे। तो अब 2015 में आपकी रशिया सोचती है कि हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करें जो इन एरियाज में भी डेवलपमेंट ला सके। तो इसके लिए रशिया डिसाइड करती है कि वो 7 न्यूक्लियर पावर्ड फ्लोटिंग पावर स्टेशन को बनाएगी। इनमें से पहला रिलीज किया गया था आपका 2019 में, और इसी के बारे में ये आर्टिकल था। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अपने सभी टाइप के रिएक्टर्स, उनके फ्यूल, मॉडरेटर और कूलेंट के बारे में। तो सबसे पहला है आपका प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। देखिए, जो हमने पढ़ा था वो हेवी वाटर था, बट यहाँ पे उस हेवी वाटर की जगह पे हम नॉर्मल वाटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप इनरिच यूरेनियम ऑक्साइड के साथ वाटर, जो कि नॉर्मली आपको मिलता है अपने टैप्स में, इसे यूज करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। यहाँ पर इनरिच यूरेनियम ऑक्साइड के साथ नॉर्मल वाटर को ही यूज करते हैं हम एक बार फिर। तो इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। इसके बाद जो थर्ड है वो है आपका प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जिसमें हम इनरिचमेंट नहीं करते यूरेनियम ऑक्साइड की और यूज करते हैं यहाँ पे हैवी वाटर एज अ मॉडरेटर एंड कूलेंट। तो ये आपको याद रखना है कि इन दोनों ही केसेस में क्या डिफरेंस है। इसके बाद आता है आपका गैस कूल्ड रिएक्टर। अब यहाँ पे आप यूरेनियम को नेचुरल फॉर्म में और इनरिच फॉर्म में दोनों में ही यूज करते हैं, और यहाँ पे मॉडरेटर के तौर पे हम यूज करते हैं ग्रेफाइट को। उसके अलावा कूलेंट के तौर पे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करते हैं, तभी तो इसका नाम गैस कूल्ड रिएक्टर पड़ा। अब बात करते हैं लिक्विड वाटर ग्रेफाइट रिएक्टर्स की, जहाँ पे हम यूज करते हैं इनरिच्ड यूरेनियम ऑक्साइड, और मॉडरेटर के तौर पे एक बार फिर से हम ग्रेफाइट को यूज करते हैं, और लास्ट में कूलेंट के तौर पे हम वाटर को यूज करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपके फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसमें हम प्लूटोनियम और यूरेनियम दोनों के ही ऑक्साइड्स को यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम किसी भी तरह का कोई भी मॉडरेटर यूज नहीं करते हैं, और कूलेंट के तौर पे हम यूज करते हैं सोडियम का। आइए अब जानते हैं किस तरह के फ्यूल्स हम यूज करते हैं डिफरेंट स्टेजेस में। सबसे पहले बात कीजिए यूरेनियम की, तो इसे हम यूज करते हैं फर्स्ट स्टेज पे। इसे डिस्कवर किया गया था 1789 में बाय मार्टिन क्लापरोथ के द्वारा, जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे, और इन्हें ये मिला था एक मिनरल में जिसका नाम था पिच प्लांट। अब ये जो यूरेनियम है, इसका नाम यूरेनियम इसलिए पड़ा क्योंकि उसी समय, मतलब लगभग उससे 8 साल पहले, हमने एक प्लैनेट ढूंढा था जिसका नाम था यूरेनस, और इसी के नाम पे हमने इस एलिमेंट का नाम रख दिया यूरेनियम। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है लगभग 1100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, और ये हमें लो कंसंट्रेशन में मिलता है सॉइल, रॉक और वाटर में। अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जिनसे हम कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं यूरेनियम को, तो आपको 2 मिनरल्स को याद रखना है। एक है यूरेनाइट और दूसरा आपका पिच प्लांट। अमूमन जो आपका यूरेनियम है ये 3 आइसोटॉप की फॉर्म में मिलता है। एक है यूरेनियम 238, दूसरा है आपका यूरेनियम 235 और तीसरा है आपका यूरेनियम 234। अब यहाँ पे जो आपका यूरेनियम 238 है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में मिलने वाला आपका आइसोटोप है। ये ऑलमोस्ट 99.27% आपको वर्ल्ड में मिलता है, मतलब सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसी की है मिलने की। उसके बाद आता है आपका यूरेनियम 235, जो लगभग 0.7% की मात्रा में वर्ल्ड में मिलता है। लास्ट है आपका यूरेनियम 234। वैसे ये 234 नहीं, ये 233 होगा, शायद मैंने गलती से यहाँ गलत लिख दिया है, तो इसको एक बार कंफर्म करके आप करेक्ट कर लेना। अब इनमें से आपको पता है कि यूरेनियम 238 एक फर्टाइल मटेरियल है, मतलब ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता आपकी फ्यूजन रिएक्शन में, तो इसी वजह से हम इसे प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट करते हैं। अब ऐसा करने के पीछे कारण ये है कि यूरेनियम 238 की जो रिएक्शन है वो सस्टेनेबल नहीं है। अब इसी वजह से हम इसे एक फिशर मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, और नियर बाय फिशर मटेरियल है आपका प्लूटोनियम 239, और इसी वजह से हम इसे कन्वर्ट करते हैं प्लूटोनियम 239 में। अब जानते हैं कि क्यों फास्टर ब्रीडर रिएक्टर्स में यानी स्टेज 2 में हम यूज करते हैं यूरेनियम 238 को। अब इसके पीछे कारण ये है कि जो यूरेनियम 235 है ये तो बहुत कम मिलता है, बट अगर आप प्लूटोनियम 239 के साथ यूरेनियम 238 को रखते हैं और यहाँ पे आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो ये जो आपका यूरेनियम 238 है एक इलेक्ट्रॉन को अब्सॉर्ब करके, एक न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब करके ये प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इससे जो आपकी रिएक्शन है फास्टर ब्रीडर में वो कंटिन्यू रह सकती है। इसके बाद हम इस यूरेनियम से निकलने वाले थोरियम की एक इन्वेंटरी क्रिएट करते हैं, जिसके बाद हम स्टेज 3 में यूज चले जाते हैं, और वहां पे हम यूज करते हैं थोरियम 232 को, जो कि कन्वर्ट होता है यूरेनियम 233 में, जो कि एक फ्यूजन मटेरियल है, और यहां से हम उस रिएक्शन को भी सेल्फ सस्टेनेबल बना देते हैं। अब जब हम प्लूटोनियम 239 को रिएक्ट कराते हैं चैम्बर में, तो यहां से जनरेट होता है आपका थोरियम का इन्वेंटरी, और इसी को हम यूज करते हैं स्टेज 3 में, जहां पे हम इसको एक ब्लैंकेट में कवर करते हैं, यानी एक ब्लैंकेट मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जो ट्रांसम्यूट होता है आपका यूरेनियम 233 में। आइए अब जानते हैं यूरेनियम 235 और 238 में क्या डिफरेंस है। देखिए, पहला डिफरेंस तो यही है कि 235 में आपको 143 न्यूट्रॉन मिलते हैं, whereas 238 में आपको 146 न्यूट्रॉन मिलते हैं। whereas बात कीजिए हाफ लाइफ की, तो यूरेनियम 235 की जो हाफ लाइफ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू यूरेनियम 238। उसके अलावा नेचर में आपको यूरेनियम 235 कम मिलता है एज कंपेयर टू यूरेनियम 238। इसके अलावा जो आपका यूरेनियम 235 है ये एक फिशर मटेरियल है जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, whereas जो आपका 238 है ये एक फर्टाइल मटेरियल है, और ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। इसके अलावा आपके लिए जानना और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए अब बात करते हैं कि इंडिया में यूरेनियम कहां मिलता है। रिसेंट टाइम में कुछ एरियाज आपके न्यूज में रहे हैं, तो उन्हें भी जान लेते हैं। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये एक सब्सिडरी है आपके डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर। ये रिस्पॉन्सिबल है आपकी माइनिंग और प्रोसेसिंग ऑफ यूरेनियम के लिए। यहाँ पे आपको मैं कुछ एरियाज के नाम बता रहा हूँ, जैसे जादूगुड़ा, भाटीन, नवरप्रहा, तुरमदी, ये सभी एरियाज आपके लोकेटेड है झारखंड में। कुछ एरियाज में तो 1960 से आपकी यूरेनियम की एक्सट्रैक्शन चल रही है, और कुछ रिसेंटली एडेड है। इसके अलावा आपको और भी एरियाज याद रखने चाहिए जो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे राजस्थान में आपको यूरेनियम मिलता है। उसके अलावा आपको कर्नाटक के कुछ एरिया में यूरेनियम मिल सकता है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले पार्ट में भी आपको यूरेनियम मिल सकता है।
इसके अलावा आपको छत्तीसगढ़ एरिया में यूरेनियम मिल सकता है, और यहाँ पे ही आपको मध्य प्रदेश का एरिया दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश और यूपी एरिया, यहाँ पे भी आपको यूरेनियम के डिपॉजिट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल एक प्राइम एरिया है जहाँ पे आपको यूरेनियम की खदान मिल सकती है। एरिया आपके ना केवल झारखंड को टच कर रहा है, उसके अलावा आपके उड़ीसा एरिया को भी टच कर रहा है। यहाँ पे आपको मेघालय असम वाले पार्ट में भी यूरेनियम के डिपॉजिट्स मिल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इनके नाम मेंशन किए हुए हैं, अगर आपको लगे कि ज्योग्राफी में आपको इन नाम को याद करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, साइंस एंड टेक में मैं आपको इतना ही बता सकता था। आइए अब बात करते हैं सेकंड स्टेज की, जहां पे हम यूज करते हैं प्लूटोनियम को। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूरेनियम 238 जब एक इलेक्ट्रॉन को अब्सॉर्ब करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपके प्लूटोनियम 239 में। अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी और यूरेनियम 235 की प्रॉपर्टी सेम है, ये दोनों ही डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में, और जिससे ये ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट को जनरेट कर सकते हैं। अब अगर आपका जो प्लूटोनियम है यानी प्लूटोनियम 239 वो एक और इलेक्ट्रॉन को अब्सॉर्ब कर ले तो ये बन जाता है प्लूटोनियम 240, जो कि आप यूज कर सकते हैं एटॉमिक बॉम्ब के केस में। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी यूज होते हैं। अब बात की जाए थर्ड स्टेज की, दैट इज थोरियम, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका नाम, जैसे कि आपको पीछे इमेज दिख पा रही है, थॉर के नाम से आया है, जिसे हम कहते हैं गॉड ऑफ थंडर। जनरली जब भी आपका थोरियम डीकंपोज होता है यानी रेडियो एक्टिव डिके होता है इसका, तो आपको यहाँ पे अल्फा पार्टिकल के एमिशंस दिखते हैं। इसके अलावा इसकी जो हाफ लाइफ है दैट इज अराउंड 4.05 बिलियन ईयर। इसके अलावा ये 4 गुना ज्यादा मिलता है आपके यूरेनियम से, और जब भी आप रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं मोनजाइट साइड से, जो कि आपको केरला कोस्ट में मिलती है, तो आपको वहां पे थोरियम भी मिलता है। आइए अब इंडियन पर्सपेक्टिव से जानते हैं कि थोरियम क्यों बेटर है हमारे लिए एज कंपेयर टू यूरेनियम। अब आपको पता ही है कि भारत में यूरेनियम की खदान बहुत कम है, और जिसकी वजह से हमें यूरेनियम बाहर से मंगाना पड़ेगा। अब थोरियम इंडिया में बहुत ज्यादा मिलता है, तो अगर हम थोरियम को यूज कर पाए तो ये हमारे लिए फार बेटर होगा एज कंपेयर टू यूरेनियम। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूरेनियम 235 एक फिशन मटेरियल है, बट थोरियम 232 एक फिशन मटेरियल नहीं है या फिजन मटेरियल नहीं है। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ता है हमें फिजन मटेरियल में, तो इसके लिए हम इसमें एक न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं, जिससे ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोटैक्टेनियम में, जो कि जिसका एटॉमिक मास है 233, और इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम 233 में, जिससे आपकी, और यहीं से स्टार्ट होती है आपकी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। आइए अब बात करते हैं अदर यूज ऑफ यूरेनियम और थोरियम। तो ये सभी मटेरियल आपको कैंसर की डिजीज को क्योर करने में काम आते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए थोरियम की, तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है, जो भी आप माइक्रोवेव ओवन यूज करते हैं तो उसके फिलामेंट के वैक्यूम ट्यूब में आप थोरियम को ही यूज करते हैं। उसके अलावा जब थोरियम ऑक्साइड फॉर्म में होता है तो इसे कहा जाता है थोरिया, और ये बहुत सी इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। इसके अलावा इस थोरिया को हम यूज करते हैं ग्लास इंडस्ट्रीज में भी, ताकि हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज कर सके लेंसेज की, और डिक्रीज कर सके उनके डिप्रेशन को। खासकर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कैमरा के लेंसेज की, तो उनमें भी आपको थोरियम देखने को मिलता है। इसके अलावा थोरियम एक कैटलिस्ट का काम करता है अमोनिया की रिएक्शन में, जब हम अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड में फ्रॉम पेट्रोलियम। इसके अलावा जो आपके सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन में भी हम थोरियम का यूज करते हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं फ्यूजन रिएक्शन की, जिसके बारे में हम सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट की, जिसे हम इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर भी बोलते हैं, कि हम कमर्शियली शो कर सकें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को। अब यहाँ पे इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। देखिए बात है 1985 की, एक मीटिंग चल रही थी जनीवा में, जहां से निकल के आता है आपका ITER प्रोग्राम, यानी कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर प्रोग्राम। अब यहाँ पे आपके जो यूएस के उस टाइम के प्रेसिडेंट थे रेगन, और जो जनरल सेक्रेटरी थे सोवियत यूनियन के गोर्बाचेव, इन दोनों के बीच में एक मीटिंग चल रही थी, और यहाँ पे इन दोनों ने डिसाइड ये किया कि हम फ्यूजन एनर्जी को डेवलप करेंगे ताकि हम मानवता की भलाई कर सकें। अब कितनी भलाई होती है इसमें, इस बात का तो रब ही रखा। अब इसके बाद काफी साल तक ये बात चलती रहती है, और इसके बाद काफी साल तक ये बातें चलती रहती हैं, और 2006 में जाकर हम साइन करते हैं ITER एग्रीमेंट को, जो कि पेरिस में हुआ था 21 नवंबर 2006 को। अब यहाँ पे 7 मेंबर्स ने इसको साइन किया था। इसमें आते हैं आपके USA, यूरोपियन यूनियन, रशियन फेडरेशन, रिपब्लिक ऑफ चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड इंडिया। अब यहाँ पे इनिशियली हुआ क्या था कि स्टार्टिंग में तो इसे 4 देशों ने ही साइन किया था, सोवियत यूनियन, USA, यूरोपियन यूनियन और जापान। 2003 में इसे 2 कंट्रीज और साइन करती है, चाइना और साउथ कोरिया। अब इंडिया को लगता है कि इंडिया कहीं ना कहीं इस दौड़ में पीछे रह जाएगा, तो इंडिया भी 2005 में इस एग्रीमेंट को साइन करता है। अब यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो आपका एग्रीमेंट है, इसके आगे 2007 में जाके जापान और यूरोपियन यूनियन के बीच में, यानी कि यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिसे हम कहते हैं बॉर्डर अप्रोच एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में जापान ये कहता है कि हम आने वाले 10 सालों तक ITER को सपोर्ट करने के लिए रिसर्च वर्क कंडक्ट करेंगे। अब इसे वैसे तो डिप्लॉय होना था 2016 में, लेकिन अभी तक ये प्रोजेक्ट डिले चल रहा है। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2016 के आसपास ही आप देखते हैं कि रशिया और USA के बीच में एक बार फिर से गहमा-गहमी हो जाती है। इसका कारण बना रशिया का क्रीमिया पे कैप्चर करना। इसके अलावा बात की जाए इस इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर की, तो मैं आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट प्लाज्मा फिजिक्स एक्सपेरिमेंट है, जहां पे हम टेस्ट करने वाले हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है जो डेमोन्स्ट्रेट करेगा फिजिबिलिटी ऑफ फ्यूजन एनर्जी फॉर द पीसफुल यूज ऑफ ह्यूमैनिटी। अब इसमें 7 कंट्रीज फंड दे रही हैं, और इसमें जो रिएक्टर यूज होगा उसे हम कहते हैं टोकामैक रिएक्टर, जिसे पहली बार डेवलप किया गया था आपकी सोवियत यूनियन द्वारा, और इसे डेवलप किया था 1960-70 के दशक में। अब इस प्रोजेक्ट में जो आपका रिएक्टर है वो लगेगा आपके फ्रांस के सदर्न पार्ट में। अब यहाँ पे आपको उस जगह का नाम भी पता होना चाहिए, तो इस जगह का नाम है कैटरेज। इस जगह का नाम है कैटरेज। अब जो 7 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनका नाम तो मैं आपको बता ही चुका हूं, यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडिया, जापान, रशिया, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि हम डेमोन्स्ट्रेट कर सके फ्यूजन रिएक्शन पावर प्लांट को। इसके अलावा हम डिट्रियम, जो कि हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, और ट्रिटियम, जो हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है, इन दोनों को हम इंटरब्रीड करवा के एक सस्टेनेबल इंटरनल हीट को जनरेट करना चाहते हैं, जिससे हम जनरेट करना चाहते हैं ऑलमोस्ट
500 मेगावाट एनर्जी को। अब यहाँ पे ये इस रिएक्शन को शो कर रहे हैं हम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आपस में रिएक्ट करते हैं जिससे हीलियम प्रोड्यूस होता है और प्रोड्यूस होता है एक न्यूट्रॉन। इसके साथ आप प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारी एनर्जी। अब मैं आपको 3 कंडीशन बता देता हूं जिसे अचीव करना होगा हमें लैबोरेटरीज में ताकि हम इन एक्सपेरिमेंट्स को सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकें। एक तो हमें चाहिए होगा एक वेरी हाई टेम्परेचर जो कई लाख डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। उसके अलावा हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेंसिटी चाहिए प्लाज्मा की ताकि ये जो आपका प्लाज्मा है ये कोलाइड ना करे, नहीं तो आपके इस रिएक्शन से बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। उसके अलावा हमें सफिशिएंट कन्फाइनमेंट टाइम चाहिए, मतलब जो आपका प्लाज्मा है इसे हम मैक्सिमम टाइम तक रिटेन कर सकें जिससे ना तो ये ज्यादा एक्सपैंड करे ना ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा हम हाइड्रोजन के दोनों आइसोटोप को इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये लोएस्ट टेंपरेचर पे हाईएस्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आइए अब जान लेते हैं टोकामेक के बारे में। अब पहली चीज तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसे रशिया ने डेवलप किया था, यानी उस टाइम की सोवियत यूनियन। ये एक एक्सपेरिमेंटल मशीन है जिसमें हम कंडक्ट करने वाले हैं फ्यूजन एनर्जी के टेस्ट को। अब यहाँ पे जो इसकी वॉल है वो हीट को ऑब्जॉर्व करेगी और बाकी मैकेनिज्म आपके फ्यूजन रिएक्शन जैसा ही होगा। जैसे ही हीट को ऑब्जॉर्व किया वो वाटर को चेंज करेगा स्टीम में और स्टीम से हम टरबाइन रन करेंगे और टरबाइन से जनरेट होगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो ITER है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टोकामेक है जिसका साइज ऑलमोस्ट डबल है जो अभी हम मशीन यूज कर रहे हैं इस ऑपरेशन के लिए। मतलब जो करंटली अभी प्लाज्मा चैम्बर हम डेवलप कर रहे हैं उससे तो लगभग 10 गुना है, बट जो करंटली जो आपकी ऑपरेशनल टोकामेक है उससे लगभग ये डबल साइज में है। अब सभी कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, तो अब क्योंकि ये टोकामेक यूरोपियन यूनियन में लग रही है तो यूरोपियन यूनियन को 40% पैसा देना होगा। अब रिमेनिंग जो 6 कंट्रीज है उनको 10% ईच देना होगा, यानी कि इंडिया का शेयर भी है इसमें 10%। अब इस 10% में से भी आपको लगभग 1% कैश देना है जो कि सैलरीज और प्रोक्योरमेंट में हम यूज करेंगे। उसके अलावा आपका जो शेयर है वो आप इसके कंपोनेंट बना के, जो आपको कहा गया है कंपोनेंट आप बना के दीजिए, उस कंपोनेंट के बनाने में आप यूज करेंगे। मतलब कैश का इसमें फ्लो बहुत कम है, आप कंपोनेंट के तौर पे इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इसकी फाइनल असेंबली आपको पता ही है फ्रांस के सदर्न पार्ट में होगी। आइए अब जानते हैं कि भारत इसमें क्या कर रहा है। अब देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये तो ठंडा पड़ चुका है, तो हमारे एक डेलीगेशन गई थी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में, इसके एक एरिया था जेजू, वहां पे एक सेमिनार चल रहा था। तो वहां पे वीपी राजा जी का ये कहना था कि इंडिया ने 2 टोकामेक डिवाइसेस को बना लिया है और इसमें से एक का नाम है आदित्य और दूसरी का नाम है स्टेडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामेक, जिसे हम SST-1 भी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और कोई इंफॉर्मेशन हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, बस यही बताया है कि हम इंडस्ट्रीज को स्किल सेट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो इस रिएक्शन को सफिशिएंटली कंट्रोल कर सके और इसमें हम कोलैबोरेट कर रहे हैं वेरियस अदर इंडस्ट्रीज के साथ ताकि टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे हम टेक्निकल फ्रंट पे हम रिसर्च को कंडक्ट कर सकें। आइए अब जानते हैं न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। अब इसकी आप स्टोरी सुन लीजिए, बाकी चीजें आपको अपने आप याद रह जाएंगी। बात है 1974 की, जब हमने 18 मई को दुनिया को हिला के रख दिया था और यहाँ पे हमने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था। इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। अब होता यह है कि इसके बाद वर्ल्ड लेवल पे हमारे ऊपर बहुत से सैंक्शंस लग जाते हैं और कोई भी देश हमारे को अब न्यूक्लियर सप्लाई करने को राजी नहीं था। और इसके बाद एक बार फिर से हमने दुनिया को हिला दिया 1998 में, जब हमने कंडक्ट किया ऑपरेशन शक्ति और यहाँ पे हमने थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। अब इसके बाद भारत को किसी तरह का न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। अब भारत के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेस्ट थे जिसके बेसिस पे हम अपना न्यूक्लियर आर्सेनल डेवलप कर सकते थे। अब यहाँ पे भारत की कोशिश ये थी कि वो अपने आप को इतना सशक्त कर सके कि दुनिया का कोई भी देश भारत पे बुरी नजर ना डाल सके। अब आपने एक डायलॉग तो सुना ही होगा, विद ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मान लीजिए आप न्यूक्लियर आर्सेनल की रक्षा के लिए या इस सभी तरह के कंट्रोल पे एक ऐसे व्यक्ति को बिठा देते हैं जो बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर है। अब किसी ने उसे गलती से धक्का भी दे दिया तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर न्यूक्लियर बम फोड़ देगा, आधी दुनिया को वो खत्म कर सकता है। तो इस वजह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम देने की जरूरत थी किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को या अथॉरिटी को जो इसे बखूबी हैंडल कर सके। तो इस वजह से यहाँ पे कमांड, कंट्रोल और ऑपरेशनल डिसीजन हम एक अथॉरिटी पे डाल देते हैं और इसी को नाम दिया गया नेशनल कमांड अथॉरिटी। इसका गठन हुआ था 4 जनवरी 2003 में, जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने पॉलिटिकल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को डिजाइन किया था। जो आपकी पॉलिटिकल काउंसिल है इसको हेड करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, वेयरएज एग्जीक्यूटिव काउंसिल को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैंडल करता है। अब ये जो आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ये इनपुट और एडवाइस देती है पॉलिटिकल काउंसिल को ताकि ये न्यूक्लियर वेपन्स को ढंग से इस्तेमाल कर सकें। अब यहाँ पे ये ऑथराइज करते हैं सभी तरह के अटैक। कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है इस तरह की कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी के लिए। अब यहाँ पे इनके अंडर ना सिर्फ आपके सिविल न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम आते हैं बल्कि मिलिट्री से रिलेटेड सभी प्रोग्राम भी आते हैं। उसके अलावा जितने भी भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, यूरेनियम की माइंस हैं, हैवी वाटर प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट्स हैं, फ्यूल फैब्रिकेशन फैसिलिटीज हैं या किसी भी तरह की रिसर्च कंडक्ट हो रही है जहां पर आपको रेडियो एक्टिव मटेरियल्स मिलते हैं, उन सबको हैंडल करती है आपकी नेशनल कमांड अथॉरिटी। इन टोटल मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पॉलिटिकल काउंसिल का मतलब है ये जो आपकी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है इसको अभी भी हेड करते हैं एक सिविलियन। मतलब ये किसी आर्मी वगैरह के हाथ में नहीं है, ये सिविलियन गवर्नमेंट के हाथ में है। आइए अब बात करते हैं कि क्यों हमें न्यूक्लियर एनर्जी को चूज करना चाहिए ओवर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ब्रिटेन में लगभग 24% बिजली हम विंड से जनरेट करते हैं। अब पास्ट कुछ सालों में वहां पर विंडलेस समर हुई। अब इसकी वजह से जो वहां की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो डिक्लाइन हो गई। कहने की बात यह है कि समर में जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी का लोड पीक पे होता है और उस टाइम आपकी विंड नहीं चल रही है, तो इस वजह से आप ये देखते हैं कि एनर्जी जनरेशन में कमी आ गई और मिसमैच हो गया डिमांड एंड सप्लाई में। अब ऐसा सिनेरियो आपको उन एरियाज में भी देखने को मिल सकता है जहां पर मॉनसून के टाइम पे बहुत ज्यादा क्लाउड रहते हो। अब इन एरिया में जो आपके सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो वर्क नहीं कर सकते और इन केसेस में वहां पे भी प्रॉब्लम आ सकती है एनर्जी डिमांड की। इस वजह से हम रिन्यूएबल सोर्सेज को अनस्टेबल मानते हैं। दूसरा रीजन ये है कि जो आपके रिन्यूएबल सोर्सेज हैं ये भी उतने ही इकोलॉजिकल डैमेजिंग है। इसके लिए उदाहरण मैं देना चाहूंगा यूएसए का, जहां पे हर साल 5 लाख से ज्यादा बर्ड्स अपनी जान खो देते हैं बिकॉज ऑफ दीज विंडमिल्स।
साथ के साथ ये जो आपके सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत ही क्लीन दिखते हैं आपको, इनके बैकएंड पे जो हम मटेरियल यूज करते हैं, मतलब जिनसे ये फोटोवोल्टिक सेल्स बनते हैं, उन मटेरियल की एक्सट्रैक्शन में हम बहुत सारे हैवी मटेरियल्स को यूज करते हैं। अब इसमें वेस्टेज भी होती है और ये जो वेस्ट मटेरियल है ये आपकी सॉइल में जाता है और आगे चलकर ये सॉइल के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड वाटर में जाके मिल सकता है, जिससे आपकी कंप्लीट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी पोल्यूट हो सकती है। इसके अलावा अब बात की जाए अल्टरनेटिव सोर्स की, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव सोर्स है आपका न्यूक्लियर एनर्जी। अब ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा फ्रांस का, जहां पे लगभग 78% एनर्जी हम न्यूक्लियर पावर से जनरेट करते हैं और यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो लेस देन $0.2 की है। अब इतनी सस्ती बिजली मिल रही है तो कोई अपनाना क्यों नहीं चाहेगा न्यूक्लियर एनर्जी को। उसके अलावा 19% शेयर है आपकी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का और 3% ये एनर्जी ड्राइव करते हैं फॉसिल फ्यूल से। अब इंडिया के केस में ये लगभग उल्टा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइन की। इसके बाद हमें लगा कि इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी की पावर जनरेशन की भरमार हो जाएगी, लेकिन इस बात को लगभग 10 साल हो चुके हैं और अभी भी हम इस चीज के लिए वेट कर रहे हैं। ऑल्दो गवर्नमेंट ने सितंबर 2021 में यह अनाउंस किया है कि आने वाले 10 साल में हम अपने न्यूक्लियर एनर्जी का जो शेयर है, मतलब जितनी परसेंटेज अभी हम न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट कर रहे हैं, उसको लगभग ट्रिपल कर देंगे। आपको पता है हम न्यूक्लियर एनर्जी से अब आपको पता है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट कितना करते हैं? 3%। अगर इसे ट्रिपल भी कर दोगे आप तो भी 9% ही हुआ, तो जो कि बहुत कम है। अभी भी इंडिया में लार्ज शेयर है आपके फॉसिल फ्यूल का और जिसे हमें बदलने की जरूरत है। अब इसके लिए मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो आने वाले टाइम में आपको न्यूज़पेपर में दिख सकते हैं और ये प्रोजेक्ट्स आपको मैपिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी आपको इंपॉर्टेंट है मैच द फॉलोइंग के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।